Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. So, we have done Wordsworth, Coleridge, T.S. Eliot, and now we are going to do Matthew Arnold, The Study of Poetry. We will discuss his more important critical essay that he wrote for the rules and standards for a criticism, for analyzing a work of a author or a writer. So, basically, starting with the introduction, I am speaking a bit faster because I wanted to complete this topic in a short span of time so that you may not get bored by the long video. So, let me discuss a short introduction about Matthew Arnold. He is one of the leading figures or the major figures in English criticism, and we also call him the father of the modern criticism because he was the first who gave rules for the critics to follow. He gave us the rules that how we can analyze a text, how we can analyze or criticize a poet or his work. So he was basically a 19th century poet and a critic. He is also called a sage poet. And 19th century से आपको ये पता लगेगा कि मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एरा के दरम्यान में दिख रहे थे. And it was the time when people were confused. They were confused that either they are going to follow the new theories of science or they are going to follow religion. So what you can see here, that Matthew Arnold basically represents the era, the cultural issue of that time, that how the people were confused, that of which they are going to follow. So मैथ्यू आर्नल्ड को सेज पोइट, अब मैं आपको बता दूं सेज पोइट कौन होते हैं. सॉरी, मैथ्यू आर्नल्ड को सेज पोइट इसलिए कहा जाता है. देखिए, सेज पोइट वो होते हैं जो कि क्रिएटिव और नॉन फिक्शनल राइटिंग करते हैं, और ये विक्टोरियन एज में बहुत पॉपुलर था और ज़्यादातर आर्नल्ड की राइटिंग इसी वे में हमें मिलती है. जॉन हैलोवे थे जिन्होंने इस फेमस वर्क को इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी विक्टोरियन सेज की बुक में. और ये जो राइटर है, मतलब जो ये राइटर्स होते हैं, सेज राइटर्स, ये सेज पोइट्स होते हैं, ये उस टाइम के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल या फिलोसॉफिकल जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं. जैसे कि हमारे पास जॉन रस्किन है, मैथ्यू आर्नल्ड है, जॉन कैरले हैं. ये वो ऑथर्स हैं या राइटर्स हैं जिन्होंने अपने कल्चरल, सोशल और अपने इरा को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है अपनी राइटिंग्स में, यानी कि क्रिएटिव काम किया है, उसमें फिक्शन नहीं है. तो बेसिकली मैथ्यू आर्नल्ड भी सेज पोइट कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने सोशल इश्यूज को डिस्क्राइब किया या अपने टाइम पे इनके इरा में जो प्रॉब्लम्स थी वो इन्होंने एक्सप्लेन किए. इनके बहुत से मेजर वर्क्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास द स्टडी ऑफ पोइट्री है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, डॉवर बीच है, कल्चर एंड एनार्की है, द स्कॉलर जिप्सी है, और ये सारे के सारे वर्क्स इनके बहुत फेमस वर्क्स हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीपल वर कन्फ्यूज. देखिए, इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेंटर में आप लाइन देख रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली रिलीजन, और ये जो साइड पे आप लाइन देख रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली द पीपल. ये लोग हैं. ये यहाँ पर जो लोग करीब हैं, इस लाइन के करीब है, यहाँ पर टाइम वो था, यानी कि आप स्टार्ट पे आप चले जाएं, ये वो टाइम था जब हमारे पास इन्वेंशंस या साइंटिफिक थ्योरी बहुत कम थी. यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि लोग रिलीजन से दूर थे. यहाँ लोग रिलीजन के साथ स्टिक थे. ये लाइन जो सेंटर में आपको लाइन नज़र आ रही है, दिस वाज रिलीजन, एंड एट दिस टाइम यहाँ पर एंडिंग आई, यहाँ पर ज़्यादा थ्योरीज नहीं आई थी, तो लोग रिलीजन के साथ अटैच थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही थ्योरीज आती गई, लोग दूर होते गए रिलीजन से, और लोगों का और रिलीजन का आपस में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया. क्यों? साइंटिफिक थ्योरीज की वजह से भी, क्योंकि लोग रिलीजन को पे क्वेश्चंस करने लगे थे, व्हाट और हाउ के क्वेश्चंस करने लगे थे, क्योंकि रिलीजन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर फेथ. आप बिलीव करते हैं, तो जब आपके बिलीव्स पे क्वेश्चन मार्क्स लगना शुरू हो जाएगा, सो यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो आप दूर होने लग जाएंगे. तो मैथ्यू आर्नल्ड जिस टाइम पर लिख रहे थे, उस टाइम पे यही प्रॉब्लम थी कि लोग कंफ्यूज थे, और उस टाइम को कहते हैं विक्टोरियन डिलेमा. और इन्होंने विक्टोरियन डिलेमा में ही लिखा, एंड ही वाज अ सेज पोएट हु बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द करेंट एरा और द करेंट कल्चर. अब स्टडी ऑफ पोइट्री उनका सबसे फेमस ऐसे है, ठीक है. ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे इन्होंने लिखा था. इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज पोइट्री, इसको एक्सप्लेन किया है, पोइट्री के स्टैंडर्ड को रेज करने की बात की गई है, और व्हाट इज द फंक्शन इन ह्यूमन सोसाइटी, पोइट्री का क्या फंक्शन है ह्यूमन सोसाइटी में. और उन्होंने ये क्लेम किया है अपने इस ऐसे में कि पोइट्री जो है वो फिलोसफी से, साइंस से और रिलीजन से सुपीरियर है. ये चीज़ें हम सारी बाद में देखेंगे इन कंक्लूजन कि पोइट्री को इन्होंने सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल और परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस कहा है. एनी हाउ, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये क्रिटिकल ऐसे है जो कि 1880 में फर्स्ट पब्लिश किया गया था, इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश पोइट्स के अंदर.
और ये प्रॉपरली नहीं पब्लिश हुआ था, ये सब यानी कि एक मिलाकर एक एज ए इंट्रोडक्शन ये पब्लिश किया गया था, जबकि बाद में इसको प्रॉपर इंडिविजुअल ऐसे के तौर पर ऐसे इन क्रिटिसिज्म में पब्लिश किया गया। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक काइंड ऑफ यू कैन से थोड़ी इसकी बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मैथ्यू आर्नल्ड ने ये क्यों लिखा, क्या ज़रूरत थी कि उनको ये स्टडी ऑफ पोइट्री लिखना पड़ा। बेसिकली ही रोट दिस टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द पोइट्री, टू सेट सम रूल्स फॉर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पोइट्री। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखें, पहले हमारे पास आया न्यू क्लासिकल एज। ये वो एज थी जब राइटर्स को लिखने के लिए बहुत से सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, बहुत से स्टैंडर्ड्स थे जिनको उनको फॉलो करना था, जैसे कि पोप थे, ड्राइडन थे, ये सब जो भी लिखते थे इनके सर्टन रूल्स होते थे, हर कोई राइटर नहीं बन सकता था। दे वर क्लासिक्स। बट व्हेन इट कम टू द रोमांटिक्स, तो रोमांटिक्स में क्या हुआ कि कॉलेज और वर्ड्सवर्थ को इनका काम आर्टिफिशियल लगने लगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ये समझते थे कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्डिनरी लाइफ को कोई भी ऑर्डिनरी मैन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पोइट्री के अंदर से प्लेयर का जो एक कॉन्सेप्ट था वो निकल गया, क्योंकि हर कोई अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखने लग गया, और दैट वाज नॉट इनफ टू गिव प्लेयर एट दैट टाइम। तो फिर और पोइट्री का जो एक स्टैंडर्ड था वो गिर चुका था। तो फिर विक्टोरियन एरा में जब आर्नल्ड ने इस चीज़ को देखा, तो पोइट्री को उन्होंने सेट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ रूल सेट किए, जिसकी वजह से पोइट्री का जो एक स्टैंडर्ड है उसको रेज किया जाए। सो इट वॉज द नीड टू राइट द स्टडी ऑफ पोइट्री टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द पोइट्री। अब आर्नल्ड ने इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोइट्री की इंपॉर्टेंस को बताया है। लाइक मैनकाइंड विल डिस्कवर दैट वी हैव टू टर्न टू पोइट्री टू इंटरप्रेट लाइफ फॉर अस, टू कंसोल अस, टू सस्टेन अस। लाइक पोइट्री को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि पोइट्री ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए लाइफ को इंटरप्रेट करे, हमें कंसोल करे और हमें सस्टेनेंस प्रोवाइड करे। लाइक पोइट्री को इतना सुपीरियर कर दिया कि पोइट्री इज़ इनफ फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा आर्नल्ड ने कहा कि वो प्लाटो की इस थ्योरी से बिल्कुल ही डिसअप्रूवल शो करते हैं जो उन्होंने बताई कि जैसे पोइट्री को वो अच्छा नहीं समझते थे और अपनी आइडियल स्टेट में उन्होंने पोइट्स को शामिल नहीं किया था। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, पोइट्री इज समथिंग दैट इज डिस्ग्रेसफुल, यानी कि पोइट्स आर नॉट द सीरियस मैन। ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग द एरिस्टोटल पोइटिक्स। और आर्नल्ड क्या कहते थे पोइट्री के बारे में, ही वाज like he was thinking, or he says that poetry is the superior form of all the artworks. Poetry is the criticism of life. अब criticism क्या है? critical thinking है, reality है, mirror है, it's the mirror or the reflection of oneself. So poetry is the criticism of life according to Arnold. पोइट्री विल फाइंड कम्फर्ट, विल गिव यू कम्फर्ट, और आप जब पोइट्री रीड करेंगे तो आपको उसमें कम्फर्ट मिलेगी। इट इज़ अ मिरर ऑफ लाइफ, यानी इट शोज योर रिफ्लेक्शन टू योर सेल्फ, इट शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ टू यू। एंड पोइट्री इज सुपीरियर फ्रॉम द साइंस, रिलीजन, फिलोसफी, एंड दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इनकम्प्लीट विदाउट पोइट्री। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आर्नल्ड ने दिए थे पोइट्री के अकॉर्डिंग, पोइट्री को लेकर, कि वो जो पोइट्स हैं या जो ग्रीक फिलोसफर हमारे पास प्लेटो हैं जिन्होंने पोइट्री को कहा कि पोइट्री उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्नल्ड ने कहा कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड इट इज़ समथिंग दैट विल गिव यू कम्फर्ट। अब हम बात करते हैं थ्री वेज। आर्नल्ड ने हमें थ्री वेज दिए एस्टिमेट करने के लिए या एवेल्युएट करने के लिए, हाउ वी कैन एनालाइज और एस्टिमेट अ पोएम और अ वर्क दैट इज रिटन बाय अ पोइट। सो देयर आर थ्री वेज दैट वी कैन एस्टिमेट। वो है एक हिस्टोरिकल एस्टिमेशन, एक द पर्सनल एस्टिमेट और एक है द रियल एस्टिमेट। अब ये जो हिस्टोरिक और पर्सनल है, इन दोनों को पॉलिसी करार दिया गया, इनको नहीं मानते आर्नल्ड, लेकिन जो द रियल एस्टिमेट है वो उसने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वही हकीकत है। अगर हम बात करें हिस्टोरिक की, तो हिस्टोरिक क्या है कि हम एक वर्क को, एक पोएम को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को साथ लेकर एनालाइज करें, ठीक है, यानी कि हम उसको ऐसे पढ़ें कि एंशियंट पोइट्स के हवाले से पढ़ें कि दैट अफेक्ट्स द स्टडी ऑफ द एंशियंट पोइट्स। अगर मैं बात करूँ बेओवुल्फ की, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है बेओवुल्फ की, कि इट वाज अ वर्क हु इज़ रिटन बाय द एनोनिमस पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली अ क्रिश्चियन। तो आप देखें कि बेओवुल्फ को हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उसके फ्लॉज नहीं देखते, क्योंकि हम उसको एक ऐसी इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि एंशियंट पोइट्स के इफेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं उसको, और तो हम उसके लैक्स वगैरह देखने पे वो नहीं रहते कि हम बस उसको पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस देते हैं हिस्टोरिक है। दूसरा है पर्सनल।
पर्सनल एस्टिमेट का मतलब है कि हम किसी भी पोइम को ऐसे एनालाइज करें कि वो हम अपने पर्सनल होके उसको जज करें, बायसनेस के साथ, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग उसको अगर हम जज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम जो जो मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी पोइट्स होंगे वो उनकी स्टडी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पर्सनल एस्टिमेट को भी उसने कैंसिल कर दिया। उसने कहा जो रियल एस्टिमेट है इट इज़ द वन दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि ये अनबायस्ड होता है। आप अनबायस्ड होकर ओपन आइज के साथ जो रीड करेंगे, मतलब आप उसकी फॉल्ट्स पे ब्लाइंड नहीं होंगे, आप फॉल्ट्स भी देखेंगे और उसके प्रोस एंड कॉन्स आप देखेंगे कि ये चीज़ इसमें अच्छी है और ये चीज़ इसमें अच्छी नहीं है, और एक ऑब्जेक्टिविटी होगी उस चीज़ के अंदर जो चीज़ आप रीड कर रहे होंगे विद रियल एस्टिमेशन। और इससे क्या होगा कि इट विल गिव यू हेल्प टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल वर्थ ऑफ द वर्क, कि आपको पता लगेगा कि उस वर्क की क्या वर्थ है। तो अब हुआ ये कि उसके बाद ये जब 3 एस्टिमेट एक्सप्लेन करती है और बता दिया कि रियल एस्टिमेट हमारे पास सबसे अच्छा एस्टिमेट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी टच स्टोन मेथड की। Touchstone method is the most important thing that we have in this essay, the study of poetry. Touchstone basically एक comparative method है. It is to analyze the standard of the poem. यानी कि touchstone method से हम किसी भी poem का किसी भी work को ऐसे analyze कर सकते हैं कि what is the standard. मतलब एक standard कायम कर लिया और फिर उस standard के साथ बाकी चीज़ों को compare करके हमने ये analyze किया कि वो क्या है। ठीक है, अब जो हमारे पास classical poems हैं उसको स्टैंडर्ड बना दिया है आर्नल्ड ने। आर्नल्ड ने कहा कि क्लासिकल पोइम्स आर सबलाइम। सबलाइम का मतलब है दे आर सुपीरियर, दे आर गुड एंड दे आर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। क्लासिकल पोइम्स हमें हर टाइम, दे प्लीज अस एट ऑल टाइम्स एंड दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, प्लेस और टेस्ट, सो दे आर सबलाइम। तो जब आप क्लासिकल पोम्स को सामने रखते हैं और दूसरी चीज़ों को उसके साथ कंपेयर करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग द टचस्टोन मेथड। टचस्टोन मेथड है कि आप किसी क्लासिक वर्क के साथ प्रेजेंट वर्क को कंपेयर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ये है टचस्टोन मेथड। और एक मतलब आर्नल्ड के लिहाज से अ ग्रेट पोइट इज़ अ वन हु इमिटेट द क्लासिकल राइटर्स। अब यहाँ पे इमिटेट करने का मतलब एज सेम टू सेम कॉपी करना नहीं है या रिजेम्बलेंस शो करना नहीं है। यहाँ पे इमिटेट का मतलब है कि जो क्लासिक्स ने हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया हुआ था राइटिंग्स में, अभी मॉडर्न या एरा में वही स्टैंडर्ड्स को किया जाए, मतलब उनको फॉलो किया जाए, उन रूल्स और रेगुलेशंस को जो कि किसी भी पोइट्री के लिए यूज़ किए जाते थे। इस हवाले से जो हमारे पास आर्नल्ड है, मतलब हम यूँ फॉलो कर सकते हैं कि अगर क्लासिकल वर्क से वो जो राइटर है उसकी पोम मैच करती है या उसके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरती है तो पोइट्री अच्छी है, और अगर नहीं उतरती तो वो पोइट्री अच्छी नहीं है। यानी कि क्लासिक है तो अच्छी है और क्लासिक नहीं है तो अच्छी नहीं है। तो बेसिकली इसके हवाले से आर्नल्ड ने Arnold was agreed to the Aristotle's point of view about poetry. उसने कहा, चूंकि अरिस्टोटल ने ये बात बोली थी कि बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री तब है जब आप हाई ट्रूथ, हाई सीरियसनेस और सुपीरियर डिक्शन को यूज़ करते हैं। चूंकि रोमांटिसिज्म में क्या हुआ था कि जो हमारे पास पोइट्स थे उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था कि आप रूल्स को फॉलो करें। उन्होंने कहा था कि इट इज़ लाइक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, और एडिक्शन को भी मतलब लो कर दिया था कि पोइट्री डिक्शन कम यूज़ होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मेटाफोरिकल लैंग्वेज, इस तरीके से आप वर्ड्स यूज़ ना करें जो भी किसी मतलब जो सिर्फ एलीट क्लास को समझ आए। यू शुड राइट फॉर ऑल द पीपल। सो बेसिकली आर्नल्ड का टचस्टोन मेथड इसीलिए है कि क्लासिकल पोइट्री को हम स्टैंडर्ड बनाएं और उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करें। इसमें हमारे पास जो एक एग्जांपल दी है वो फ्रेंच पोइट्री की दी गई है कि फ्रेंच पोइट्री से ही बाकी पोइट्रीज इन्फ्लुएंस हुई हैं। जैसे कि जो इटालियन लिटरेचर है वो सदर्न फ्रांस की पोइट्री से इन्फ्लुएंस्ड है, और जो इंग्लिश पोइट्री है वो नॉर्दर्न फ्रांस की पोइट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन इंग्लिश पोइट्री में हमें हाई सीरियसनेस नहीं मिलती, इसलिए आर्नल्ड ने इस चीज़ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म शो किया है। अब आर्नल्ड ने क्या किया है, सजेशंस दिए हैं और एनालाइज किया है कुछ क्लासिक्स को कि क्या वो क्लासिक्स हैं या नहीं हैं, और क्या वो अच्छे राइटर्स उस तरीके से हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब उसके लिए आर्नल्ड ने कुछ राइटर्स को एनालाइज किया है। सबसे पहले हमारे पास है जॉफ्री चॉसर, 14th सेंचुरी राइटर। ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आई हैव मेड ऑलमोस्ट 2 to 3 वीडियोज ऑन हिज प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। तो उसने कहा कि ये क्लासिक नहीं है। वाई ही इज़ नॉट क्लासिक? ये इस चीज़ को वो मानता है कि बहुत इन्फ्लुएंस था, जॉफ्री चॉसर बहुत इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच और इटालियन पोइट्री से, और उनकी इंपॉर्टेंस भी इसलिए है क्योंकि वो रियल एस्टिमेट से उसकी इंपॉर्टेंस आती है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ हमारे पास हिस्टोरिकल नहीं है। अब वो हिस्टोरिकल नहीं है, इसका हमारे पास ये मतलब आ गया कि जॉफ्री चॉसर वॉज नॉट क्लासिक बिकॉज ही वॉज लाइक, आप ये समझ लें कि उनका सब्जेक्ट और स्टाइल सुपीरियर था लेकिन सीरियसनेस नहीं थी। इसकी वजह से कहा गया कि ही इज़ नॉट अ क्लासिक।
उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और राइटर्स की, जिसमें हमारे पास जॉन मिल्टन है और विलियम शेक्सपियर है। इन दोनों को क्लासिक्स कहा गया इनके वर्क्स के अकॉर्डिंग। जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप, ये दोनों चूँकि विक्टोरियन इरा के राइटर्स थे और 18th सेंचुरी के राइटर्स थे, ठीक है। तो इस टाइम उन्होंने कहा कि ये ग्रेट पोइट्स हैं। क्यों, किस लिए कहा? हिस्टोरिकल एस्टीमेट से कहा। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एस्टीमेट दे बोथ आर ग्रेट पोइट्स। कौन? जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। ये दोनों क्लासिक्स हैं, पोइट्री के नहीं लेकिन प्रोज के, क्योंकि इनका जो प्रोज है वो पोइट्री से ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने ज़्यादातर पोइम्स नहीं लिखी, लेकिन जितनी लिखी हैं वो हाई पोइटिक वैल्यू की है। दैट इज़ वाई ही इज़ अ क्लासिक। एंड वन इट कम्स टू द रॉबर्ट बर्न्स, तो रॉबर्ट बर्न्स को सीधा सीधा नॉट अ क्लासिक कह दिया, क्योंकि उनकी पोइट्री का कॉन्टेंटो स्टाइल है स्कॉटिश में बेटर है, ठीक है, इंग्लिश से ज़्यादा स्कॉटिश में बेटर है, लेकिन सीरियसनेस नहीं है, तो वो क्लासिक नहीं है। फिर 3 रोमांटिक्स की बात करते हैं, लॉर्ड बायरन, पीबी शैले और विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तीनों रोमांटिक्स थे। आर्नल्ड ने इनको एनालाइज नहीं किया, इसलिए वैल्यूएट नहीं किया क्योंकि दे वर क्लोजर टू हिज एज। तो आर्नल्ड ने ये सोचा कि ये एक पर्सनल बायसनेस हो जाएगी या एक प्रेजुडिस हो जाएगा, क्योंकि उनकी पोइट्री थोड़ी पर्सनल नेचर की है, तो ही विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, इसलिए उनको एनालाइज नहीं किया गया। और एंड किया इस चीज़ से कि व्हाट इज़ द सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ क्लासिक्स, कि उसने कहा कि जितने भी साल गुजर जाए, जो इंसानी फितरत है, ह्यूमन नेचर है, वो सेम रहेगी। लाइक ह्यूमन नेचर विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर्स एंड पीपल विल कंटिन्यू टू एंजॉय वर्क ऑन इट। कोई भी काम होगा, पीपल विल एंजॉय इट। So the classics that wrote on human nature will preserve themselves and they stand the test of the time. तो इस चीज़ को अब थोड़ा सा अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इस तरीके से मैं करूँगी कि आर्नल्ड ने जो स्टडी ऑफ पोइट्री लिखी, इट वॉज जस्ट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पोइट्री। एंड हाउ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पोइट्री? टू एड द हाई सीरियसनेस इन दैट, high poetic diction, and when you are going to analyze a work, you have to analyze by comparing it with the classic works. So if I talk about the conclusion, so I would just summarize the lecture. So we will conclude it while giving a kind of you can say introduction or the conclusion of the lecture. हमने बात कर दी कि मैथ्यू आर्नल्ड वाज द फॉरमोस्ट पोइट एंड द क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी। मैंने आपको बताया देयर वाज अ काइंड ऑफ विक्टोरियन डायलेमा एट द टाइम पे। लोग कंफ्यूज थे कि हम रिलीजन को फॉलो करें या थ्योरी ऑफ साइंसेस को फॉलो करें, और उसमें बहुत ज़्यादा लिखा गया सोशल इशूज़ के बारे में, कल्चरल इशूज़, रिलीजन एंड एजुकेशन के बारे में। और आर्नल्ड का जो फेमस वर्क था वो था द स्टडी ऑफ पोइट्री। अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इट। पोइट्री इज़ द डिलाइटफुल एंड द परफेक्ट फॉर्म ऑफ अट्रेंस। क्रिटिसिज्म है लाइफ के लिए। पोइट्री सिर्फ आइडियाज़ से डील भी करती है ज़रूर, और फैक्ट से डील नहीं करती, ठीक है। और बगैर पोइट्री के साइंस विल रिमेन इनकम्प्लीट। Arnold believed that the highest type of poetry should deal with moral ideas, not so much in its didactic character. Didactic means a thing that is written specifically to teach something. तो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा, क्यों कहा? क्योंकि पोइट्री जो है वो कंसर्न करती है एक इंसान की लाइफ से और उसकी लाइफ के साथ प्रॉब्लम्स के साथ। सो द आइडिया, द सब्जेक्ट मैटर, द थीम ऑफ पोइट्री, ये सारे आपस में रेलिवेंट होने चाहिए, इन सबका आपस में कनेक्शन होना चाहिए। एंड यू कैन सी द फ्रेज ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इट इज़ बेसिकली फर्दर एलैबोरेटेड बाय आर्नल्ड विद द फ्रेज ऑफ नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू द लाइफ। अब इसमें जो कंडीशन दी वो एक पोइटिक ट्रूथ था और एक पोइटिक ब्यूटी था। ये दोनों मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट आर दीज बोथ टर्म्स। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द पोइट लाइज इन द पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ द आइडियाज। तो अगर आप आर्नल्ड की पोइट्री पढ़ें, उसमें आपको इस पूरी कंडीशन फुलफिल होती मिलेगी कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को उन्होंने फॉलो किया है। और आर्नल्ड की पोम डोवर बीच बेसिकली 2 थीम्स है इसके अंदर। एक तो पोइट की होपलेसनेस और डेस्पेयर है, और ट्रू लव एज अ रिलीफ टू सपोर्ट दिस लॉज ऑफ फेथ। और उसमें उन्होंने एक जजमेंट की है अपनी एज के बारे में, कंट्री के बारे में, इंडिविजुअल मैन के बारे में। और दूसरी पोम्स को भी अगर हम देख लें जिसमें स्कॉलर जिप्सी है, सदर्न नाइट है, आपको क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मिलेगा। अगर हम बात करें आर्नल्ड की पोइटिक ब्यूटी और पोइटिक ट्रूथ के बारे में, सो यू विल सी दैट आर्नल्ड की पोइटिक ट्रूथ का मतलब है दैट हाउ द लाइफ इज रिप्रेजेंटिंग इन अ ट्रू वे, यानी कि लाइफ को ट्रू वे में, ट्रूथ में रिप्रेजेंट करना, लाइफ की ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन इज द पोइटिक ट्रूथ। और पोइट्री को मैनर और स्टाइल हाई करके, मतलब स्टैंडर्ड रेज करके उसको पेश करना, दैट इज द पोइटिक ब्यूटी अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड। सो द मैटर ऑफ द बेस्ट पोइट्री कौन सी होगी? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रूथ एंड सीरियसनेस टू द एमिनेंट डिग्री। तो सुपीरियर डिक्शन होनी चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और हाई सीरियसनेस होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पोइट्री इज सुपीरियर ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन हो, आर्ट हो, साइंस हो, एनीथिंग।
पोइट्री लाजमी होनी चाहिए, और पोइट्री ही मतलब अगर हाई डिक्शन और ये चीज़ें ऐड कर दे तो पोइट्री को हम बाकी सारी चीज़ों से सुपेरियर कह सकते हैं। और हाई क्रिटिसिज्म इसको क्यों कहा गया लाइफ का, क्योंकि पोइट्री की डेस्टिनी हाई है, इट हैज़ अ हाई डेस्टिनी, और चूंकि सस्टेनेंस का वर्ड ज्वाइन कर दिया इसके साथ तो फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं रहेगी, अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड। ये आर्नल्ड के कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट माई कॉन्सेप्ट, ठीक है। और the poetry is the criticism of life, and this is the duty of a critic to examine both poetry and life in the same time. And Arnold had a broad conception of criticism and poetry. So that was all about today's lecture, and if you have any question then you can ask.